कुछ इस तरीके से रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं। मुख्तार अब्बास नकवी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर बहुत स्वागत सबसे पहले तो आपका इंडिया न्यूज पर। और सर जिस तरीके से रुझान निकलकर ये सामने आ रहे हैं, क्या आपको लगता है कि रुझान नतीजों में तब्दील होंगे? देखिए, हमारा देश एक बहुत ही दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और जनतंत्र के जुनून और जज्बे से भरपूर है। और हर चुनाव जो है वो जनतंत्र का जो है वो सबक होता है और जनादेश का संदेश होता है। जो भी राजनीतिक पार्टियां चुनाव के मैदान में होती हैं, उन्हें इस जनतंत्र के सबक और संदेश को नतमस्तक होकर के सम्मान भी करना चाहिए, स्वीकार भी करना चाहिए। जहाँ एक तरफ जो है वो जीत की जलेबी होती है, वहीं दूसरी तरफ हार का हलवा भी होता है। चाहे जीत की जलेबी हो चाहे हार का हलवा हो, दोनों में जो है वो जनतंत्र का जायका है और उस जायकों को जो है वो स्वीकार भी करना चाहिए, उसका सम्मान भी करना चाहिए। और मैं देख रहा हूँ कि जो इस वक्त जो है वो जनता के जनादेश का जो रुझान है वो स्पष्ट रूप से है। वो सुशासन की निरंतरता के लिए लोग जो है अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए चुनाव में भी दिखे थे और उसका जो है इम्पैक्ट आज भी दिखाई पड़ रहा है। लेकिन मुख्तार अब्बास नकवी जी, आपको लगता नहीं कि थोड़ा और इंतजार कर लेना चाहिए? नहीं, किस बात का? अभी तो जो है वो रुझान आ रहा है, लेकिन इतना जरूर है, मैं इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं जी, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि जो जीता वो सिकंदर, जो हारा वो धुरंधर। जीत और हार दोनों जो है एक सिक्के के दो पहलू हैं। बिल्कुल। लेकिन 2015 में भी तो आपने तैयारियां कर ली थी, लड्डू बन गए थे, इसके बाद लड्डू तो फेंकने पड़ गए थे, याद है ना सर? वो ऐसा है कि जीत की जलेबी और हार का हलवा दोनों जो है वो जनतंत्र का जायका देता है जी। सर लेकिन दूसरी ओर अगर महागठबंधन को लेकर बात करें तो महागठबंधन अभी भी वोट चोरी का मुद्दा उठाता नजर आ रहा है और तेजस्वी यादव जो है सुबह तक कहते नजर आ रहे थे। कल परसों उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी 2 दिन लगातार की और उन्होंने कहा कि अगर ईवीएम हैक नहीं होगी, वोटों की चोरी नहीं होगी तो महागठबंधन की सरकार बनना निश्चित है। देखिए, आपराधिक अराजकता के जरिए संवैधानिक प्रतिबद्धता को कुछ लोग बंधक बनाने की जो कोशिश कर रहे हैं वो कभी सफल नहीं होंगे जी। उन्हें इस बात को समझना चाहिए कि जो है वो जनता का जो जनादेश होता है उसको सम्मान भी करना चाहिए, उसको स्वीकार भी करना चाहिए, चाहे वो किसी के खिलाफ हो, चाहे किसी के भी पक्ष में हो। क्योंकि जो है वो आप जो है वो अगर ये सोचते हैं कि कोई भी पार्टी ये नहीं सोच सकती कि जो सत्ता जो है उसका जन्म सिद्ध अधिकार है। जनता जो है वो सबसे बड़ी देश के लोग जनतंत्र की मालिक है। वो जो है वो तय करती है कि किसको जो है वो सिंहासन पे बैठाना है और किसको सिंहासन से जो है वो उतारना है। लेकिन आरजेडी के नेता हैं संजय सिंह, उनका जो कल बयान सामने आया था आपने सुना होगा, वो कह रहे हैं कि देखिए अगर अब हम जीत रहे हैं, आरजेडी के कैंडिडेट हर सीट पर आगे है और जीत भी हासिल करेगी जब तक कोई गड़बड़ी ना हुई हो, और अगर गड़बड़ी होती है तो हाल फिर नेपाल जैसा होगा। सुनील सिंह, माफी चाहूंगी, सुनील सिंह। देखिए, वायलेंट एनार्की के जरिए वाइब्रेंट डेमोक्रेसी को कोई भी व्यक्ति ना हाईजैक कर सकता है, ना बंधक बना सकता है। आपराधिक अराजकता के जरिए जो है वो संवैधानिक जो हमारी व्यवस्था है, प्रतिबद्धता है, उसको कोई भी व्यक्ति जो है वो बंधक नहीं बना सकता। हमारे देश ने ये देश जनतंत्र हमारा जो है वो बहुत कुर्बानियों के बाद हमारे जनतंत्र आया है। और आप जो है वो एक चुनाव के में और एक चुनाव के बहाने बना करके और आप मतदान से पहले जो है वोट चोरी का वितंडा करके, मतदान के बाद वोट चोरी का जो है वो विलाप करके, ये सब चीजें करके इससे कोई फायदा नहीं है। सर मैं रोकूंगा आपको, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, इसका रुख कर लेते हैं। मैथिली ठाकुर 4113 वोटों से आगे, 4113 वोटों से मैथिली ठाकुर आगे हैं। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। मैथिली ठाकुर अपनी सीट से आगे हैं। अलीनगर से मैथिली ठाकुर जो है वो आगे चल रही हैं। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। और राकेश सर, आप भी कुछ सवाल पूछना चाह रहे थे सर। साहब, क्या मुद्दा ऐसा रहा जिसके बलबूते आप लग रहा है कि जो शुरुआती रुझान में आपको बढ़त जो दिख रहा है, कौन ऐसे मुद्दे रहे? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार का चेहरा या विकास का एजेंडा, क्या ऐसा मसला रहा जिसके बूते जो है जो शुरुआती रुझान में आप काफी बढ़त बनाए हुए हैं? जी नकवी जी, 10-11 सालों, हाँ जी। इन 10-11 सालों में जो है वो जितने भी जनता ने जो है वो चुनाव हुए और अधिकांश चुनाव में जनता ने जो जनादेश दिया बीजेपी और एनडीए के पक्ष में दिया।
और जहां एक तरफ बीजेपी और एनडीए जीत का रिकॉर्ड बनाने में लगी रही, वहीं कांग्रेस के नेतृत्व वाला गठबंधन जो है वो हार की हिस्ट्री बनाता रहा। और मैं मानता हूं कि ये जो आज लोगों का मूड है या मतदाताओं का मिजाज है वो बहुत साफ है। वो सुशासन के निरंतरता के लिए, समावेशी विकास के सफर को आगे बढ़ाने के लिए अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हैं और जो स्पष्ट नीति है और नेतृत्व है उसको जो है वो स्वीकार करते हैं। अब जहां तक सवाल है ये गठबंधन, अब इन गठबंधन की प्रॉब्लम ये थी कि इनके खुद के अपने विरोधाभास इतने थे कि उस विरोधाभास के जो है वो बोझ की तरह ये खुद दबे हुए थे जी। इनका समझौता जो है वो हाथ मिला के नहीं हुआ, हाथ मरोड़ के हुआ है। इनका समझौता जो है वो गले मिला के नहीं हुआ है, बल्कि गले दबा के हुआ है। ये सभी लोग जानते हैं, इसीलिए फ्रेंडली फाइट करने लगे ये बाद में। नकवी जी, थोड़ा सा मैं इसलिए आपका ध्यान दिलाऊंगा कि सीमांचल जो क्षेत्र है जेडीयू का भी चूंकि एक फायदा, और वैसे भी मैं मानते हैं कि क्या जो अल्पसंख्यकों का, चूंकि आप तो अल्पसंख्यक मंत्रालय के मंत्री भी रहे हैं, अल्पसंख्यकों का भी वोट बीजेपी एनडीए को मिल रहा है या नहीं? क्योंकि ये बार बार ध्वनि दी गई कि इस बार पूरा यादव मुस्लिम सारा वोट जो है वो उनको ही मिल रहा है। इस दृष्टि से चूंकि आपका पूरा एक राष्ट्रीय स्तर पर भी और बिहार को भी आप अच्छी तरह जानते हैं, आप हैं, शाहनवाज हैं, इस दृष्टि से क्या ओवैसी के हाथ में वहाँ ज़्यादा लाभ मिले और जेडीयू या बीजेपी क्या अपना प्रभाव अल्पसंख्यकों के प्रति उतना नहीं आकर्षित कर पा रही या कर पा रही है? तो क्योंकि कई है, भागलपुर है, पटना है, सब जगह अल्पसंख्यक तो हैं ही, ऐसा नहीं है कि अल्पसंख्यक केवल सीमांचल में है। आपका क्या आकलन है? देखिए मैं शायद आलोक जी बोल रहे हैं शायद। जी जी हाँ, मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि अल्पसंख्यकों का, ख़ासतौर से मुसलमानों का, जिन पार्टियों ने थोक में वोट लिया उनका फुटकर में भी विकास नहीं किया है और उनके अंदर जिस तरह का भय भ्रम का एक भंवरजाल बिछाया गया और भारतीय जनता पार्टी के प्रति अस्पृश्यता और असहिष्णुता का एक रिवाज और मिजाज को बढ़ावा देने की कोशिश हुई, उसका नुकसान सबसे ज़्यादा ये हुआ वो खुद मुसलमानों को हुआ है। और इस बात को बहुत बड़ी तादाद में मुसलमान समझने लगा है और समझने इस बात को भी लगा है कि हमारे वोटों में हमारे द्वारा भारतीय जनता पार्टी के प्रति वोटों में कंजूसी के बावजूद भी बीजेपी ने या एनडीए ने विकास में कमी नहीं की और जो विकास जो है वो समान विकास और सबका विकास इस दिशा में किया। इसलिए जो है वो मैं मानता हूं कि कुछ चेंजेस दिखाई पड़ रहे हैं और आगे आने वाले दिनों में और दिखाई पड़ेंगे, खासतौर से आने वाले बंगाल में। जी जी बिल्कुल सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज आप मेरे साथ बने रहे, लेकिन इस बीच एक मैप निकलकर सामने है। मैप स्क्रीन पर देखिए किस तरीके से भगवा में ये मैप नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं जहां जहां पर भगवा रंग नजर आ रहा है वहां पर एनडीए जो है लगातार बढ़त बनाए हुए नजर आ रही है। ये बिहार का मानचित्र है इस वक्त। आप देख सकते हैं जहां हरा रंग वहां पर आरजेडी जो है बढ़त बनाए हुए है और जो अन्य रंग है वहां पर जो अन्य घटक दल हैं वो बढ़त बनाए हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन हाँ, मैप को अगर पहली नजर में हम देखते हैं तो भगवा में ये मैप नजर आ रहा है। मुख्तार जी मैं आपको रुक करूंगा सर, जिस तरीके से वक्त बिहार के इस मानचित्र को हम अपने स्क्रीन पर दिखा रहे हैं ये पूरा मानचित्र भगवा में नजर आ रहा है। क्या 12-1 बजे के बाद जब स्थितियां क्लियर होती नजर आएंगी तो जो ये फिलहाल रुझान है वो परिणाम में बदलते हुए नजर आएंगे पूरी तरीके से? देखिए अभी तो मैं मानता हूं कि जो भी जनादेश होगा, मैंने एक चीज आपको शुरू से कही कि जो जीता वो सिकंदर, जो हारा वो धुरंधर, और उस धुरंधर को फिर आगे अपने जो है वो मैदान में जो है वो तैयारी करके आगे चलना चाहिए। यही जो है वो लोकतंत्र का जो है रिवाज भी है और मिजाज भी है। अब ये जहाँ जीत की जलेबी होती है वहाँ हार का हलवा भी होता है, यही जनतंत्र का जो है वो जायका होता है। तो किसी को ये मान के नहीं चलना चाहिए कि जी जीतना हमारा जो है वो जन्मसिद्ध अधिकार है, सामंती अधिकार है। अरे वो तो जनता जो है लोकतंत्र की मालिक है भैया, तय करेगी कि तुम्हें क्या सत्ता के सिंहासन पे बैठाना है या तुम्हें जो है वो जमीन पे उतारना है। नकवी जी राकेश बोल रहा हूं। नकवी जी मैं ये जानना चाहता हूं कि जिस तरह से महिलाओं ने भारी संख्या में अपने वोट का प्रयोग किया, जिस तरह से जेन जी की जिक्र लगातार किया जा रहा था, क्या महिलाएं और जो युवा जो एम और वाई क्या जो है एनडीए के पक्ष में गया? जिस तरह से जो शुरुआती रुझान आ रहे हैं उससे दिख रहा है, क्या लगता है आपको? देखिए एक चीज़ आपको देखना होगा
कि मैं तो कांग्रेस पर बहुत दुख करता हूँ। ये जो बेसलेस कांग्रेस का जो ब्रेनलेस जो है वो कन्फ्यूज़न है, वो जो है वो बेसलेस कांग्रेस का जो ब्रेनलेस कन्फ्यूज़न ने क्या किया है कि खुद तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। जितने भी इनके साथी गठबंधन में आ रहे हैं या आए हैं, जिसको उन्होंने छुआ वो छूमंतर। तो एक तो ये, दूसरी चीज़ ये कि समाज का हर तबका, चाहे महिलाएं हो, चाहे जो है वो नौजवान हो, चाहे वो पिछड़ा हो, चाहे कमजोर तबका हो, चाहे किसान हो, वो हर तबका जो है वो सुशासन को चाहता है। वो जो है उसने जो है वो अपने गांव गली, चौक चौराहों, चौपालों पे जो है वो जंगल राज की री एंट्री पर नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया था। बिल्कुल जी, बिल्कुल पुनीता, बिल्कुल। और अब क्योंकि देखिए अब कांग्रेस की प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, वो कुछ सवाल पूछना चाह रहे हैं। पूछिए मैम। पुनीता जी धन्यवाद। मैं व्यक्तिगत तौर पे तो बहुत नकवी साहब की मेरे बड़े भाई की तरह हैं, मैं बहुत उनकी इज्जत करती हूँ और मैं इतनी देर से इसीलिए सुन रही थी क्योंकि काफी सीनियर भी हैं और काफी समय से राजनीति भारतीय जनता पार्टी की कर रहे हैं। पर ये बेसलेस और ब्रेनलेस वाली मुझे बात समझ नहीं आई, क्योंकि जब आप बेसलेस और ब्रेनलेस वाली बात करते हैं, मैं आना नहीं चाह रही थी पर क्या करे, दुख हो जाता है। और मेरे ही कौम के लोग जब इस प्रकार की बात करते तो मुझे पूछना पड़ता है कि जब देश के प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि एक कौम लोगों का मंगलसूत्र चुना लेगी, आप उसे बेसलेस और ब्रेनलेस कहते हैं? नहीं कहते। जब देश के गृह मंत्री यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की बजाय अवैध जवाब ले राजनीति करने लगते हैं, जवाब ले लेते हैं मुख्तार अब्बास नकवी जी। तो वो ब्रेनलेस और बेसलेस नहीं लगती। चलिए ठीक है, मैं आपके पास लौटती हूँ। जरा बड़ी खबर सामने आ रही है, बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर, चौथे नंबर पर चल रहे तेज प्रताप यादव, और देखिए लगातार पीछे होते हुए तीसरे से अब चौथे नंबर पर पहुंच चुके हैं। एक और बड़ी खबर, छपरा से खेसारी लाल यादव पीछे हो गए हैं। ये बहुत बड़ी खबर, देखिए खेसारी लाल पीछे हो गए, आगे चल रहे थे लेकिन अब रुझानों में पीछे और 974 वोटों से पीछे चल रहे खेसारी लाल। ज्यादा अंतराल नहीं है, हो सकता है कि देखिए एक बार फिर से रुझानों के बाद, यानी कि जैसे जैसे काउंटिंग होगी, वोटों की गिनती होगी, वैसे वैसे इन नंबर में तब्दीली होगी, लेकिन खेसारी लाल पीछे हो गए हैं। ये बड़ी जानकारी। देखिए लास्ट मूवमेंट तक इन्हें काफी मनाया गया, पहले इनकी पत्नी को उतारने की चर्चा थी और इसके बाद इन्हें नॉमिनेशन से एक दिन पहले टिकट दिया गया है। लेकिन क्योंकि देखिए लगातार राकेश जी, क्योंकि हर एक वीआईपी सीट पर सबकी नजर टिकी हुई, खेसारी लाल का पीछे होना ये क्या बताता है? देखिए जिस तरह से ग्राउंड पर लगातार दिख रहा था, खेसारी लाल यादव प्रचार जिस तरह से कर रहे थे स्टारडम भोजपुरी फिल्म का, लेकिन दूसरी तरफ जो है वहां पर छोटी को मैदान में उतारा गया था, छोटी कुमारी को। अब वहां पर बीजेपी के तमाम बड़े नेता जो है लगातार वहां पर कैंप कर रहे थे। उत्तर प्रदेश नेता, उनका साफ तौर पे कहना था कि जिस तरह से ग्राउंड पर बीजेपी ने काम किया है, आप देखिए खेसारी लाल के खिलाफ जाएगा। लेकिन जिस तरह से अभी तो शुरुआती रुझान है और ईवीएम खुला है, पीछे चल रहे हैं, लेकिन इतना चाय पे चर्चा, हम लोग लगातार चाय पे बिल्कुल जाहिर तौर पर राकेश सर जिस तरीके से आप जिक्र कर रहे हैं, लेकिन इस बीच ग्राफिक्स से निकलकर सामने आया 2020-2025 के कुछ आंकड़े निकलकर सामने आए सर, वो अपने दर्शकों को समझाते हैं। जहां 2020 में बीजेपी 74 सीटों पर और 2025 को लेकर बात करें फिलहाल 73 सीटों पर आगे बढ़ती नजर आ रही है। जेडीयू को लेकर बात करें, 2020 में जेडीयू की परफॉर्मेंस ठीक नहीं थी, 43 सीटों पर जेडीयू ने जीत दर्ज की थी, लेकिन फिलहाल 77 सीटों पर आगे है। बीजेपी से फिलहाल बड़ी पार्टी बनती नजर आ रही है, जो आंकड़े फिलहाल निकलकर सामने आ रहे हैं। दूसरी ओर एलजेपी, जिसने 2020 में जो है एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ा था, लेकिन केवल एक सीट जीतने में कामयाब हो पाई थी एलजेपी, लेकिन इस बार एनडीए के साथ और 18 सीटों पर बढ़त बनाए हुए लगातार। आरजेडी को लेकर बात करें, आरजेडी की परफॉर्मेंस खराब हुई है, जो फिलहाल शुरुआती रुझान सामने आ रहे हैं उसके अनुसार 2020 में 75 सीटें आरजेडी ने जीती थी और सबसे बड़ी सिंगल पार्टी बनकर आरजेडी 2020 विधानसभा चुनाव में निकली थी। अब 42 सीटों पर जो है आरजेडी आगे बढ़त बनाए हुए नजर आ रही है, बढ़त लगातार उसकी जारी। जन स्वराज पार्टी को लेकर बात करें, जिस तरीके से जितना शोर, जितना प्रचार, जितना नाम जन स्वराज का देखने को मिला, जन स्वराज जो है वो अभी भी जीरो पर है, किसी सीट पर बढ़त बनाए नजर नहीं आ रही है। अन्य घटक दलों को लेकर बात करें, निर्दलीय उम्मीदवारों को लेकर बात करें, जो है वो 31 सीटों पर 2020 में जीते थे, लेकिन अभी 20 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। विजय शर्मा जी बीजेपी से प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर सबसे पहले तो बहुत स्वागत आपका इंडिया न्यूज पर, और मेरा पहला सवाल सर आपसे यहां पर यही है कि जो एनडीए के खेमे में एक बड़ी बढ़त देखने को मिल रही है, सर क्या आप जो सेलिब्रेशन आप लोगों के यहां सुबह से देखने को मिल रहा है, वो सेलिब्रेशन कंटिन्यू रहेगा या अभी हमें इंतजार करने की जरूरत है कि 12-1 बजे तक स्थितियां थोड़ी क्लियर हो?
देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि करीब करीब 3 घंटे की मतगणना हो चुकी है जी। तो अब कुछ बहुत ज़्यादा बदलाव की मुझे गुंजाइश नज़र नहीं आती। मुझे ऐसे लगता है कि हम 2/3 बहुमत से भी काफ़ी आगे निकल जाएंगे, जिस तरह के ट्रेंड आ रहे हैं। और ये बिहार की जनता ने खुद एक अपना निश्चित तौर पर चयन किया है कि हमें मोदी जी के साथ चलना है, हमें जंगल राज से छुटकारा पाना है। जंगल राज किस तरह से आपने देखा था 15 साल में था, और अब किस तरह से जंगल राज रिटर्न की बातें चल रही थी। लोग कैसे स्टेज के ऊपर कट्टा और इस तरह की बातें करते थे, तो लोग भयभीत थे कि कहीं दोबारा से आरजेडी ना आ जाए, वही दिन ना आ जाए। अब आपने देखा होगा किस तरह से हमने मूलभूत सुविधाएं, किस तरह से माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल सर, मैं लौटूंगा आपके पास, लौटूंगा, आपका जवाब कंप्लीट करवाऊंगा मैं, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। बड़ी और अहम जानकारी बिहार चुनाव के बीच इस बीच सामने आ रही है। लगातार जिस तरीके से मतगणना जारी, तो सुपौल में जेडीयू के विजेंद्र प्रसाद यादव आगे चल रहे हैं। ये बड़ी खबर है, सुपौल से ये जानकारी सामने आ रही है। 7,576 वोटों से आगे चल रहे हैं विजेंद्र यादव। शुरुआत में ही एक बड़ी बढ़त कह सकते हैं उन्होंने बना ली है, करीब करीब 7,500 वोटों की बढ़त है ये। कांग्रेस के प्रत्याशी पीछे चल रहे हैं। सुपौल से ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है, और सुपौल से जेडीयू के बृजेंद्र प्रसाद यादव आगे चल रहे हैं। और लगातार जिस तरीके से आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं, आलोक सर मैं आपका रुख करूंगा। जिस तरीके से अभी हम ग्राफिक्स दिखा रहे थे, तो जनसुराज का भी जिक्र किया गया वहां पर सर, लेकिन जनसुराज जब शुरुआत में एक पॉपुलैरिटी गेन करती नजर आई थी, और जिस तरीके से प्रशांत किशोर जो है वो जनता के बीच एक नेता के तौर पर देखे जा रहे थे, लेकिन सर क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से उन्होंने इंटरव्यू दिए, जिस तरीके से कैमरे के सामने आए, लेकिन उस तरीके से सीटें आती नजर नहीं आ रही? कि मैंने जितवाया, जैसे आप कहें कि हम लोग जो मीडिया में है इतने सालों से, तो आप ये कहें कि हमारी वजह से कोई जीता है, ये गलतफहमी मुझे तो कभी नहीं रही। लेकिन प्रशांत कुमार को क्या लगता था, मैंने ही जेडीयू को बनाया, मैंने ही ममता को बनाया, मैंने ही मोदी जी को बनाया, और इसलिए उनके जो दावे थे, अब ये देखिए वीडियो आपने अच्छा जिक्र किया, उन्होंने इंटरव्यूज में बार बार ये कहा है कि मैं यदि ये चुनाव जेडीयू 25 से ज़्यादा सीटें ले आए तो राजनीति छोड़ दूंगा। मुझे लगता है कि आज ही उनको अनाउंसमेंट में कई जगह तो लिख के भी दिया उन्होंने। ऐसी स्थिति में बेहतर है कि वो गलत, ये ठीक है उन्होंने यात्रा की, उनके पास 40-40 हज़ार रुपये के उन्होंने एम्प्लॉइज़ रखे। देखिए एम्प्लॉइज़ से चुनाव नहीं जीता जाता, वर्कर घर घर जाके आप किसकी सहायता करते हैं। एक आज टूरिस्ट की तरह से जाएं, या एक रिपोर्टर के नाते मैं भी यदि पूरा बिहार या यूपी घुमा हूँ। आलोक सर, जिस तरह से आपने देखा कि पिछले 3 महीने में प्रशांत किशोर ने जितने मतलब इंटरव्यू दिए, आपने देखा कि लगातार इंटरव्यू देना, और जिस तरह से जनसुराज के जो अभी शुरुआती रुझान आ रहे हैं, आपको लगता है कि जनसुराज अपने आप को, खासतौर पर प्रशांत किशोर स्ट्रेटेजिस्ट हो सकते हैं, लेकिन जनता के नब्ज को नहीं पहचान पाए? सर आलोक सर, मैं आपसे जवाब लूंगा, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। इस पर जवाब लेंगे। राकेश सर ने जो सवाल पूछा, किशनगंज में बीजेपी की स्वीटी सिंह जो है वो आगे नजर आ रही हैं। ये बड़ी खबर जो इस बीच निकलकर सामने आई है, बड़ी अपडेट है ये। 3 राउंड के बाद 6,640 वोटों से वो बढ़त बनाए हुए नजर आ रही हैं। ये एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। तो स्वीटी सिंह आगे हैं, कांग्रेस के प्रत्याशी फिलहाल पीछे चल रहे हैं, 6,500 से ज्यादा वोटों से पीछे फिलहाल वो चल रहे हैं। ये अपडेट जो निकलकर सामने आई है, किशनगंज में बीजेपी की स्वीटी सिंह जो है वो आगे निकले, यानी कि बीजेपी एनडीए बढ़त बनाए हुए किशनगंज में भी। सर प्लीज अपना जवाब कंप्लीट करिए आप। इसलिए आपकी बात को पहले जवाब दे देता हूँ। किशनगंज जहाँ पर अभी हमने नकवी जी से बात कर रहे थे, अल्पसंख्यक वोट होते हुए बीजेपी, इसीलिए मैंने पूछा था कि क्या, चूंकि मेरा भी ऐसा मानना, हमारे रिपोर्टर्स ने भी रिपोर्ट किया कि कई महिलाएं, मुस्लिम महिलाएं हों, क्रिश्चियंस हों, सिख हों, किसी भी जाति धर्म की हों, यदि उनको लाभ मिला है, और या पुरुषों को भी मिला है, यदि उनको कुछ काम चाहे छोटा ही मिला हो, उसका लाभ मिला। और यही जनसुराज पार्टी है, ये ठीक है, वायदा उन्होंने किया कि हम रोजगार दिलवाएंगे, हम ये सबको कर देंगे, लेकिन ज़मीन से उनका वास्ता उतना नहीं था। उन्होंने, उनके पास वर्कर्स जैसे होने चाहिए। बीजेपी की जो सफलता है या जेडीयू की है, आपको बूथ वाइज यदि आप जानते हैं। सर एक वजह ये भी मान सकते हैं क्या, क्योंकि देखिए पहले तो ये कहा जा रहा था प्रशांत किशोर खुद चुनाव लड़ेंगे, बाद में फिर ये कहा गया चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो इसकी एक वजह ये भी हो सकती है क्या? नहीं देखिए, खुद के चुनाव लड़ने से नहीं, नीतीश कुमार जी मान लो विधान परिषद में आ जाएं, मनमोहन सिंह जी जो है वो तो कभी चुनाव लड़े, एक बार दिल्ली में लड़े थे तो हार गए, तो ऐसी स्थिति में चुनाव ना लड़ना नहीं है। कहते रहे वो, बार बार ये झटका देते रहे कि मैं ऐसा कर लूँगा। एक कारपोरेट की तरह से, जो अभी किसी ने कहा कि आप कारपोरेट कंपनी चलाना एक अलग चीज़ है, पॉलिटिकल पार्टी चलाना अलग चीज़ है, मीडिया हाउस चलाना अलग चीज़ है, हर क्षेत्र के अपने हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि बहुत प्रशांत जी ने जो काम किया है, देखिए अभी भी उनको क्या भरोसा है कि ब्राह्मण वोट मुझे मिल जाएगा। एक तरफ प्रशांत पांडे हैं, वो मतलब उस हिसाब से देखा जाए तो वो अपने आप को सोचते हैं मेरे को वो वोट भी मिलेगा, और लोगों में गुस्सा है।
रोजगार को इच्छा तो है सबको, वो सबसे इसीलिए तेजस्वी को भी वोट मिला है, उनको कुछ जो भी वोट मिले हों उनके दावे गलत हो गए, उनको जमीनी सच्चाई को समझने के लिए अभी 10 साल और काम करना होगा। वो अन्ना आंदोलन में जिस तरह से अरविंद केजरीवाल आए, लोगों को उम्मीद क्या थी? यूँ तो इटली में एक जोकर भी बहुत बड़ा, मतलब जिसको कह सकते हैं कि चुनाव में सबसे आगे हो गए थे, कई बार ऐसे होते कॉमेडियन बने। सर रोकना चाहूंगी, एक बड़ी खबर सामने आ रही है पटना साहिब से, बीजेपी के रत्नेश कुमार आगे चल रहे हैं और ये बड़ी खबर पटना साहिब से बीजेपी के कैंडिडेट आगे 1231 वोटों से आगे चल रहे हैं बीजेपी के कैंडिडेट। और देखिए अब कांग्रेस के शशिकांत शेखर यहां से पीछे हो गए हैं। हालांकि 1000 ज्यादा गहरी फासला नहीं है, हो सकता है कि आगे जब काउंटिंग हो और इसके बाद नंबरों में भी कुछ तब्दीली देखने को मिले, लेकिन अब एक एक सीट के जो रुझान सामने आ रहे हैं इससे अभी तक बीजेपी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। मैं आपके पास आऊंगी, हमारे साथ कांग्रेस की प्रवक्ता भी जुड़ी हुई हैं। अब देखिए कांग्रेस की अगर हम बात करते हैं तो आखिर क्या समझ आ रहा है, क्योंकि हर एक सीट पर अभी तक पीछे और अब तक देखिए 11 सीट से ही आगे बढ़त बनाती हुई कांग्रेस नजर आ रही है। अभी ना पुनीता जी कुछ किसी भी सीट पे बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, जो मार्जिन है वो बहुत ज्यादा नहीं है। तो जैसे मैंने पहले कहा, अगर हम अभी बोलने लगेंगे या प्रिडिक्ट करने लगेंगे या एक अजम्पशन करने लगेंगे तो वो हमारे लिए भी और आपके लिए भी जस्टिस वाली बात नहीं होगी। मुझे लगता है अभी रुझान आ रहे हैं, अभी प्रॉपर काउंटिंग चल रही है। काउंटिंग में जब प्रॉपर्ली काउंटिंग हो जाएगी उसके बाद जब हम तक बातें आएंगी इलेक्शन कमीशन, क्योंकि कुछ चीजें जो आप लोग भी दिखा रहे हैं वो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट अभी खुल नहीं रही है, थोड़ी देर पहले वो खुली हुई थी और मुझे क्लियर दिख रहा था कि उसपे कुछ चीजें हैं जो हमारी भी कोई सीटें आगे चल रही है जिसमें आप लोग अभी नहीं बता रहे हैं। तो वो धीरे धीरे मुझे लगता है अभी हमें इंतजार करना चाहिए, इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। जैसे मैंने पहले कहा, जो भी जनता का फैसला होगा उससे बढ़कर तो कुछ है नहीं, लेकिन हाँ ये जांच का विषय जरूर है कि अलग अलग जगहों पर जो ये वोट चोरी के कारण आ रहे हैं वो किस प्रकार आ रहे हैं। 11 से कितने ऊपर चली जाएगी कांग्रेस? नहीं देखिए, बिल्कुल हम मुझे लगता है कि बाकी सीटों पे भी जो डिफरेंस है वो बहुत छोटा है, तो अभी इतनी As I said, the initial trends in itself show that Gyanesh Kumar Gupta appears to be succeeding against the people of Bihar. अच्छा सर, चुनाव में इतनी मेहनत की, कार्यकर्ता आपका जो है वो बूथ पे लड़ा, उस कार्यकर्ता को कोई मैसेज अभी देंगे, आप इंतजार करिए। अभी जैसा कि मैंने कहा, ये शुरुआती रुझान है और कार्यकर्ता भी समझ रहा है इस बात को कि ये लड़ाई बीजेपी, कांग्रेस, आरजेडी, जेडीयू की नहीं रही। अब ये लड़ाई सीधा ज्ञानेश कुमार गुप्ता और भारत की जनता की लड़ाई है। सर कांग्रेस जो है वो 5 से 7 सीटों पे आगे चल रही है। मैं एक सीट और एक पार्टी की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं एक विस्तृत बात कर रहा हूं कि ये बहुत बड़ी लड़ाई है। कांग्रेस ने जितना जोर सीट बंटवारे में लगाया था, अपने हिस्सेदारी में लगाया था, आपको लगता है उतना आशानुकूल परिणाम? मैं बार एक ही लाइन बोल रहा हूं, आप अलग अलग तरीके से कुछ भी पूछिए। ये चुनाव अब पार्टियों से ऊपर उठ चुका है। ये चुनाव सीधा चुनाव आयोग वर्सेस पीपल ऑफ इंडिया है, चुनाव आयोग वर्सेस पीपल ऑफ बिहार है। अच्छा, टिकट वितरण में कहीं कोई? अरे आप कहाँ आप दूसरी बातों पे आ गए? जब सीधी एक ही लाइन में सब कुछ समझ में आ रहा है, गागर में सागर है, तो फिर काहे यहाँ वहाँ की बात करें। थैंक यू। तो पवन खेड़ा को आप सुन रहे थे, जो एक बार फिर से इलेक्शन कमीशन पर ही सवाल उठाते हुए। राकेश जी, देखिए जिस बात की उम्मीद थी कि अगर नतीजे उनके पक्ष में नहीं आए तो एक बार फिर से वही होगा जो हमेशा से देखने को मिला है। देखिए साफ तौर पे पुनीता, आपने देखा कि अगर कांग्रेस के बड़े नेता अगर इस तरह के बयान अगर संवैधानिक संस्था को लेकर खड़ा करेंगे तो ये कहीं ना कहीं सवाल खड़ा होता है, क्योंकि आप अगर चुनाव में हार और जीत लगी हुई रहती है तो अगर आपने काम किया, ग्राउंड पर काम किया, तो जनता उसके लिए अपना मत देती है। और इसमें अगर एनडीए शुरुआती रुझान में काफी आगे है तो इसके लिए इलेक्शन कमीशन को दोषी नहीं ठहरा सकते। इलेक्शन कमीशन तो चुनाव कराना काम है उसको। ये कहना कि अगर, क्योंकि पवन खेड़ा जैसे नेता अगर इस तरह से उग्र भाषा का प्रयोग करेंगे इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तो इसे सही नहीं कहा जाएगा और इसे कहा जाएगा कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। अगर यही ईवीएम की जहां तक बात करें जब था तो सीधे तौर पर बीजेपी के नेता जब उस समय, जबकि आलोक जी उसको बेहतर तरीके से बताएंगे कि किस तरह से जब बीजेपी का नेतृत्व था वो साफ तौर पे ईवीएम को लेकर सवाल खड़ा कर रहा था
और आखिरकार अब जो है कांग्रेस सवाल खड़ा कर रही है। राकेश जी देखिए, अडवाणी जी के समय में बात हुई, लेकिन उसके बाद उस पर जो सुधार हुए, असली बात यही कि जो उन्होंने कुछ जो शंकाएं की थी उसको दूर किया गया। ईवीएम की मशीनें बड़े बड़े विशेषज्ञों ने आकर के उन पार्टियों को भी चुनाव आयोग ने ऑफर किया। ऐसा नहीं है कि चुनाव आयोग ने कहा नहीं नहीं जो हम जो कह रहे हैं ठीक है, उन्होंने कहा आप आके दिखा दीजिए। कोई नहीं गया, न कांग्रेस के राहुल गांधी जाते, अरविंद केजरीवाल जाते, लालू यादव जाते, कोई नहीं गया। दूसरा, जैसे ये जिस तरह से ज्ञानेश जी पर नाम ले रहे हैं, मुझे क्षमा करेंगे, आप देखिए वो सरकारी अधिकारी रहे हैं आप, और यदि मैं पुराना बैकग्राउंड आपने चूँकि कहा तो मैं बता देता हूँ, नवीन चावला जी हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं, आप दुनिया में नहीं हैं, उन्होंने तो शादी कराई थी गांधी परिवार की, उनको चुनाव आयुक्त बनाया गया, उन पर कभी आरोप लगाया कांग्रेस बीजेपी ने, हमने कभी उनके साथ बैठकर हमने इसी तरह टीवी पर चर्चा की है। आप MS गिल थे, वो क्या थे, सरदार जी बने, उनको आप देखिए, वो उनको तो मंत्री बना दिया, चुनाव आयुक्त थे उसके बाद। आप जिनको आप पूरी पार्टी का आदमी मानते हैं, परिवार का आदमी मानते हैं, वो परंपरा तो ये है। मुझे नहीं लगता ज्ञानेश जी का कोई संबंध किसी अमित शाह जी से या मोदी जी से या किसी और बड़े मंत्री से रहा होगा, इसलिए मैं उनको डिफेंड नहीं कर रहा हूँ। मेरा कहना है कि चुनाव, जैसा अभी राकेश जी आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जिस तरह से चुनाव आयुक्त पर हम भी कोई प्रश्न नहीं उठाते ना, यदि मीडिया पर प्रेस काउंसिल कुछ कहे या सुप्रीम कोर्ट कुछ कहे तो हम ये नहीं कहेंगे ना कि साहब वो तो सुप्रीम कोर्ट मुझसे बायस्ड है, हम ये कहेंगे न्यायालय है, हमको कोई सजा होगी हमें दीजिए, यदि हमने अपराध किया है, हमने कोई गलत बोला है, माफ़ी चाहते हैं। तो मेरा ये कहना है कि जिस तरह से कांग्रेस, पवन खेड़ा जी शीला दीक्षित के सहायक थे, वो कोई जयराम रमेश कभी चुनाव नहीं लड़े, पवन खेड़ा कभी जुने हुए चुनाव नहीं लड़े, केवल ये जो कागज, जैसे हम प्रशांत कुमार के लिए कह रहे थे, राकेश जी लगभग ऐसी स्थिति में, मैंने पवन खेड़ा जी के प्रति मेरा कोई दुर्भावना नहीं है, मैं यदि चुनाव लड़ने जाऊंगा तो 10 वोट मुझे नहीं मिलेंगे, कोई जरूरी नहीं कि 10 लाख लोग मुझे। पहले जब तक पूरा स्पष्ट क्लियर पिक्चर नहीं हो जाता है कि कौन कितने सीटों पर अंतिम रूप से किनको कितना सीट मिला है किस पार्टी को, टिकट बंटवारों में गलती हुई, ये सब तो, ये सारे चीज़ों पर जवाब तभी दी जाएगी जब अंतिम परिणाम आएंगे। अभी और इंतजार कर लेते हैं 1-2 घंटे के बाद, तब ये सारे सवालों का जवाब देंगे। अभी भी भरोसा है, उम्मीद है कि महागठबंधन सरकार बनेगी। तो देखिए लगातार जो जेडीयू है या फिर जो कांग्रेस है, आप देखिए तमाम पार्टियों की तरफ से यही कहा जा रहा है कि थोड़ा इंतजार करना चाहिए। देखिए हम भी यही कहते हैं, ये तो शुरुआती रुझान है, अभी धीरे धीरे तस्वीर साफ होगी, लेकिन फिलहाल जो रुझान है उसमें तो नीतीश सरकार जो है वो बनती हुई नजर आ रही है एक बार फिर से। बहरहाल देखना ये होगा कि कितनी सीटें जो है किस पार्टी को मिलेगी। और राकेश जी देखिए, ये जो रुझान है सर, ये कहीं ना कहीं बताते हैं कि जो नीतीश कुमार, अच्छा एक चीज ये भी रही कि ग्राउंड पर नीतीश कुमार के लिए 2020 में एक बार ऐसा लग रहा था कि उनके लिए मतलब नाराजगी सी है, लोग उनसे नाराज थे, लेकिन इस बार की अगर बात की जाए तो ग्राउंड पर उनके लिए नाराजगी नहीं थी, एक सहानुभूति सी थी, एक मतलब ऐसा सा था कि हाँ बहुत काम किया, शायद और 5 साल काम करने का मौका उनको दिया जाए। ये जो फैक्टर था, क्या इसी वजह से जेडीयू का जो ये आंकड़ा नजर आ रहा है फिलहाल? देखिए, जिस तरह से नीतीश कुमार 2020 में मैं ग्राउंड जीरो पर वहां पर रिपोर्टिंग कर रहा था और महिलाओं की लंबी लंबी कतारें और लगी हुई वहां पर साफ दिखी थी, और जिस तरह से महिलाओं ने वोट की थी, तो कुछ लोग कहते थे कि महिला वोट जो है महागठबंधन की ओर जा रहा है, लेकिन जिस तरह से परिणाम आए और नीतीश कुमार की सरकार बनी, इस बार भी तमाम दावे किए जा रहे थे। हम लोग भी बातचीत करते थे, स्टूडियो की बात कांटे की टक्कर होती थी, लेकिन ये जरूर मैं कहता था कि डिसाइडिंग फैक्टर होगी महिलाओं की वोटिंग, जो कि 10% अधिक वोटिंग हुई है। और ये वोटिंग खुशबू, आप मानकर चलिए कि महिलाएं और यूथ ये कहीं ना कहीं जो है नीतीश कुमार के चेहरे पर, जो एनडीए के चेहरे पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर अपने मत का प्रयोग किया है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर संजीव जी भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। अच्छा डॉक्टर संजीव, अगर जेडीयू के लिए जो बातें कही जा रही है, लेकिन एक बात तो ये भी कही जा रही थी कि चलिए जिस जंगल राज की बात लगातार इस बार भी जो एनडीए है उसने की है, लेकिन वो जंगल राज तो जेनजी ने देखा ही नहीं, तो कहीं ना कहीं क्या उनके लिए क्या फैक्टर काम किया है? ये जो 2 करोड़ की आबादी लगभग कही जा रही है, जिसमें से 1.5 करोड़ तो ऐसे हैं जो 18 से 29 साल के हैं। सर अनम्यूट कर ले जरा अपने आप को सर जी। देखिए, जेनजी को बहुत गलत तरीके से एक्सप्लेन किया जा रहा है। जेनजी ऐसा नहीं है जिसने अपने दादा दादी से कहानियां नहीं सर मैं आ रही हूं, आप बस यहीं से सर शुरू करेंगे। बस एक बड़ी खबर आ रही है अपने दर्शकों को, जरा वो बता दें अपडेट। इस बीच एक अहम जानकारी है, रामगढ़ में बीजेपी के अशोक सिंह पीछे चल रहे हैं, तो ये जानकारी अहम आ रही है, जहां पर देखिए कि
बीएसपी के सतीश यादव आगे चल रहे हैं, ये अहम है। बीएसपी के सतीश यादव आगे चल रहे हैं, बीएसपी ने भी कैंडिडेट उतारे, 3003 वोटों से आगे चल रहे हैं सतीश यादव। तो क्या ये जो फैक्टर है वो होंगे साबित, ये देखना होगा। जी संजीव जी सर, अपनी बात आप पूरी करें। हाँ, तो मैं कह रहा था कि जो जेंजी को लेकर ना एक जबरदस्ती का एक प्रेडिक्शन किया जाता है समाज में, अरे भाई ठीक है वो अच्छी सी अंग्रेजी अलग स्टाइल की बोलते हैं, उनका लिंगो चेंज हो सकता है, लेकिन इस देश की परंपरा